हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 10 रीड करेंगे जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहला टॉपिक है लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। यस, लाइट एक ऐसी वेव है। यस, लाइट का जो नेचर है वो वेव है। वैसे आप 12th में जाके आपको पता चलेगा कि इसका ड्यूअल नेचर है, बट अभी के लिए आप वेव इसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। यस, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको हम लाइट बोलेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसमें अगर बात करें व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सोचो थोड़ा, आई होप आप लोगों ने सही सोचा होगा। आंसर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट होता है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट से रिलेटेड। व्हेन लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस देयर विल बी 3 फिनोमिनाज ऑकर्स। हाँ, जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर आती है तो हमेशा वहां पर 3 फिनोमिना होंगे। कौन कौन से देखते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, जैसे मान के चलो कि ये मिरर है ना, ये मिरर है। लाइट अगर यहां से आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर जाएगी तो रिफ्लेक्ट तो हो रही है, क्या रिफ्रैक्ट भी हो रही है? तो आंसर इज यस। रिफ्रैक्ट यानी ट्रांसमिट होना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल होना। यस, बट इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। मिरर के केस में अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 95% जो लाइट होता है, इंसिडेंट लाइट होता है, उसका 95% रिफ्लेक्ट होगा और ओनली 3% रिफ्रैक्ट होगा, और बचा हुआ जो 2% है, यस, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, वैसे तो एब्जॉर्प्शन आपके सिलेबस में है नहीं, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम 2 पॉइंट पर ही फोकस करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट आपको ये पता होना चाहिए जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर आएगी तो हमेशा 3 फिनोमिना होंगे, है ना। यस, किसी में परसेंटेज, जैसे इसमें रिफ्लेक्शन का ज्यादा होता है तो हम मिरर को एज ए रिफ्लेक्टर कंसिडर करते हैं, बट उसमें कुछ परसेंट रिफ्रैक्शन का भी होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इट लिखा हुआ है, इट दैट मीन्स लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल, इट दैट मीन्स व्हाट? लाइट। यस, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। तो लाइट जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी तो क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी या नहीं? सोचो पहले। वेलोसिटी ऑफ लाइट, यस डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। सो आंसर विल बी व्हाट? डज नॉट चेंज। यस, इट इज द राइट आंसर, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये अपने नोट्स में आप लोगों को लिखना है। जब भी लाइट चाहे वाटर से एयर में आए, एयर से वाटर में जाए, वाटर से ग्लास में जाए, कहीं पर भी जाए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी डेफिनेटली, है ना। फ्रीक्वेंसी कहीं से कहीं तक चेंज नहीं होगी। लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी। चलो नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब आपको पता होना चाहिए 9th का एक फॉर्मूला, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशनशिप होता है। स्पीड v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f एंड इनटू लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ ऑफ लाइट। यस, तो यहां पर हम देख रहे हैं स्पीड चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो डेफिनेटली लैम्डा भी चेंज होगा, क्योंकि ये बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी? बढ़ेगी। सो आंसर इज चेंजेस। अगला टॉपिक है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हाँ, मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन और एकदम क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन बताऊंगा ताकि जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं आपके, वो आराम से आप इसके थ्रू बना पाओगे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, मान के चलो ये मिरर है। यस,
है ना, यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लोकेट किया है, यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी। ओके, यस, इंसिडेंट रे आएगी। क्या आप एग्री हो मेरी बात से कि ये जो दो रे हैं वो दोनों इंसिडेंट रेज हैं? यस, ये इस पॉइंट से आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर इंसिडेंट रे तो इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखते हैं, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करवाएं, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाने पर तो इंटरसेक्ट नहीं होगी, हमको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे बढ़ाने पर लगभग यहां पर मिलेगी। यस, सो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। तो हमारी इमेज यहां पर बनेगी। देखो, इमेज इज व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। एक बार और क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे इमेज। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो बार बार एग्जाम में आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। हाँ, जब भी लाइट, देखो इधर, जब भी लाइट, हाँ, किसी भी सरफेस से बाउंस बैक हो। यस, ये देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बाउंस बैक अगर सेम मीडियम में होती है तो उसको, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो के साथ साथ ही आप डेफिनेशन को भी याद करते चलो तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, यस, यहां से देखो इंसिडेंट रे आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो रही, बाउंस बैक हो रही है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आओ अब हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन बोर्ड्स में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो सबसे पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले आपको क्लियर होना चाहिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूं यहां पर, इसके पहले वाली स्लाइड में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। यस, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से, देखो ये मिरर है, एम डैश एक क्या है, मिरर है, और यहां पर एन डैश उस पर नॉर्मल है ना, मिरर पर नॉर्मल, दैट मीन्स उससे एक इमेजिनरी लाइन जो उससे परपेंडिकुलर हो। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, एन डैश को नॉर्मल बोलेंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक बार और मेरे साथ, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, ये जो है आर, इट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार वापस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल is called angle of reflection। अब अगेन हम लॉज पर फोकस कर लेते हैं। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, अभी हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं, है ना। गलती से भी ये मत समझ जाना कि इंसिडेंट रे सरफेस से जितना एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, गलत। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
है ना। आप देखो तो ये इधर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यस, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है, दैट इज रॉन्ग, इट इज राइट, ठीक है, यस। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा देखो कौन कौन सी रेज है यहाँ पर, एक तो है इंसिडेंट रे, दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा ये जो लाइन है दैट इज नॉर्मल, इट इज व्हाट, नॉर्मल, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे आ रही है, यस। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यस। चार चीज एक बार वापस, कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों चीज हमेशा एक ही प्लेन में होगी, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। रिपीट करते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन दी सेम प्लेन्स, चारों एक ही प्लेन में होगी। ये दोनों लॉ आपको एज इट इज याद करना है। चलो उसके बाद में अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। आप सभी ने प्लेन मिरर में अपनी इमेज तो देखी होगी, तो प्रैक्टिकली आप खुद ही सोचो कि उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म होती है। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अगर मिरर के सामने ऐसे खड़े हो, ठीक है, मिरर के सामने खड़े हो, यस, तो क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी इमेज ऐसी बने? नहीं सर, ऐसी उल्टी थोड़ी ना बनती है ना। हमारी इमेज कैसी बनेगी सर? ऐसी नहीं बनती है। हमारी इमेज कैसी बनेगी? हमारी इमेज बनेगी सर सीधी, यस। तो अगर सीधी ही बनेगी तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट। सीधी इमेज को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट, यस। सो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। नंबर 2, जो साइज के आप हो उतनी ही साइज की इमेज बनती है, ठीक है। सो द इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यस। थर्ड वन अगेन इंपॉर्टेंट, देखो जैसे ये प्लेन मिरर है ना, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पर है, तो इसकी ही इमेज जो आई बनेगी यहां पर, वो भी प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पर होगी? x डिस्टेंस पर। दैट मीन्स द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। कहां से? मिरर से। सेम डिस्टेंस पर बनती है, दैट मीन्स सेम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, आप ऐसा बोल सकते हो, ये आप सीधे लिख सकते हो। दैट मीन्स व्हाट? इमेज डिस्टेंस कहां से? मिरर से, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोर्थ वन, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। यस, आपने ये भी देखा होगा लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, कि आप अगर लेफ्ट हैंड से मिरर में हेलो करोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि जो आपकी इमेज है वो राइट हैंड से हेलो कर रही है। यस, अगर आप लेफ्ट हैंड से हेलो करोगे तो वो राइट हैंड से हेलो करेगा, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, प्लेन मिरर। यहाँ पर प्लेन मिरर में अगर मैं पी करूंगा तो इसकी इमेज ऐसी नहीं बनेगी, इसकी इमेज कैसी बनेगी? यहाँ पर ऐसी। इसको हम बोलेंगे लैटरली इन्वर्टेड, ओके। चलो, दो इंपॉर्टेंट मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं या नोट दे रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी रोटेट प्लेन मिरर बाय थीटा एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा डिग्री, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इसको ध्यान से। जैसे ये एक प्लेन मिरर है ना, पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल, नॉर्मल भी इसी लाइन पर होगा, तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0।
अब बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0, यानी इंसिडेंट रे ऐसी आएगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर इस मिरर को आपने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया, अगर इस मिरर को आपने थीटा डिग्री से ये रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे, अब मुझे बताओ क्या नॉर्मल भी थीटा डिग्री से रोटेट हो जाएगा? यस। तो सेम जो इंसिडेंट रे आ रही थी ये हमारी थी पहले रिफ्लेक्टेड रे 1, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा सेम इंसिडेंट रे के लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से थीटा, तो बताओ रिफ्लेक्टेड का भी जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा R2। यस, तो आप यहां पर फोकस करो, एक रिफ्लेक्टेड रे R1 है, दूसरी R2। R1 जो है वो बिफोर रोटेशन है और R2 आफ्टर रोटेशन। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है? यस, आप देखोगे यहां पर आपका आंसर आएगा 2 थीटा। यस, व्हाट विल बी द आंसर? 2 थीटा। इसका मतलब व्हेन वी रोटेट प्लेन मिरर बाय थीटा एंगल, रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। हाँ, यहां पर बच्चों को लगता है कि थीटा एंगल से ही रोटेट होगी, नहीं, आंसर इज व्हाट? 2 थीटा। आई होप समझ में आया। सेकेंड पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ हाइट h रिक्वायर्स ए मिरर ऑफ लेंथ एट लीस्ट इक्वल टू h/2। हाँ, मान के चलो कोई पर्सन है जिसकी हाइट h है ना, इनकी टोटल हाइट कितनी है? h है। अब अगर इसको पूरी अपनी इमेज देखना है तो जो मिरर की हाइट होगी ना, यस, वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम, है ना। मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट की हाइट का एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, दैट मीन्स h/2। कितनी होनी चाहिए? h/2। सो ए मैन ऑफ हाइट h, अगर मैन की हाइट h है तो इसको एटलीस्ट कितने हाइट का मिरर चाहिए ताकि वो पूरी इमेज देख सके? h/2 का। अब हम स्विच कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर पर। अभी हमने प्लेन मिरर फिनिश कर लिया है, अब हम आ रहे हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर की बेसिक डेफिनेशन बहुत इजी है, मिरर्स हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, अनदर 1 कॉन्वेक्स मिरर। ये है अपना कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर पार्ट होगा, कॉनकेव मिरर का सेंटर पार्ट, उसको हम बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे हम? पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, कैपिटल P। ठीक है, ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द लाइन ज्वाइनिंग पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यस, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती है। यस, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पूरी लाइन है इट इज नॉन एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहला पोल, यस, द मिडिल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव सरफेस, इट इज नॉन एज पोल। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा अभी हमने यहां पर देखा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक और चीज, द डिस्टेंस बिटवीन, सुनना ध्यान से, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज मैं आपको इधर बता देता हूं, यहां पर फोकस जो है वो भी कैसे डिफाइन होता है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, यस, अभी हम इनके रूल्स पर भी फोकस करेंगे। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इंसिडेंट रे इस टाइप से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर की तरफ मुड़ती हुई आएगी, मुड़कर आएगी। क्यों आएगी वो मैं अभी आपको रूल्स में क्लियर कर दूंगा। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। यस, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इट इज द सेंटर पॉइंट, ओके, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोकस, है ना। और फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, यस, फोकस का जो पोल से डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो यहां पर रिलेशन होगा फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, फोकल लेंथ स्मॉल f, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, तो R/2। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम चीज इधर आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलेगी। अगेन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन जॉइनिंग दी बोथ पॉइंट्स इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। बस इसमें ये रहेगा कि कॉन्केव मिरर में देखो, इधर ये अपना कॉन्केव मिरर है, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोल के लेफ्ट में है। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पोल के राइट साइड में है, और साथ ही फोकस भी जो है वो राइट साइड में होगा। अब मेन चीज पर आते हैं, यस, जिसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज रूल्स फॉर मिरर। मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला रूल, सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, बहुत इजी चीज है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। आओ तो इधर देखते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, है ना, अगर इंसिडेंट रे, मैं आपको अभी समझाने पर पूरा फोकस कर रहा हूं, बाकी लिखा हुआ तो यहां पर है, आप एक बार इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा, है ना। बट दिमाग में बैठाने के लिए आपको, मैं अभी आपको जैसा समझा रहा हूं वैसा के वैसा आपको समझना है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है ना। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। क्यों जाएगी, अब देखते हैं। हमको ये पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो प्लेन मिरर में हमको बहुत इजी लग रहा था, क्यों, क्योंकि वहां पर नॉर्मल वो सरफेस से परपेंडिकुलर। अब इस कर्व्ड सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, अगर इस कर्व्ड सरफेस पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। जिस भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, वो उस पॉइंट पर नॉर्मल होगा। जैसे इस पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट एम की बात करते हैं, है ना। इस पॉइंट पर नॉर्मल, तो इससे हमने एक डैश डैश लाइन सी से मिला दी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना की उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। यस, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से जाएगी, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, फोकस, है ना। तो आज से हमको याद रखना है कि अगर इंसिडेंट रे कॉन्केव मिरर में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस से, है ना। देखो एक बार रीड करते हैं, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। किस केस में, कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स में थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इसमें नॉर्मल क्या लेफ्ट साइड बन रहा था। अब इधर देखो, नॉर्मल के लिए आपको इस पॉइंट एम को इस सी से मिलाना पड़ेगा, तो नॉर्मल ये वाला लाइन रहेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आप यहां पर देख रहे हो कि यस पैरेलल आ रही है, तो अब रिफ्लेक्टेड रे दूर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। इसमें तो पास आ रही थी, बट इसमें कहाँ आ रही है, दूर जा रही है। तो इसमें अपीयर होगा, अब इसमें कहाँ मिलेगी हम तो नहीं पता है, हमको नहीं पता है, तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में अगर मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा रहेगा फोकस। तो अगेन अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लो, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसी के बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। देखो आफ्टर जो भी पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर, यस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ वो बैंड कर रही है, यानी कन्वर्ज कर रही है। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस भेज रही है, दैट मीन्स ये एक डाइवर्जिंग मिरर होगा, है ना। तो एक और चीज हमको ध्यान रखना है, कॉन्केव मिरर इज
ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको डायरेक्ट कॉन्केव मिरर नहीं देने के बजाय कन्वर्जिंग मिरर बोल देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। यस, इसको हम नाम देते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे को डाइवर्ज करने की कोशिश करता है, डाइवर्जिंग मिरर। सेकेंड प्रॉपर्टी पर अगर हम आ जाए तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। अब सेकेंड पर आते हैं, अगर फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। ठीक फर्स्ट केस का उल्टा। हाँ, पहले में क्या हो रहा था, पैरेलल आ रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही थी। दूसरे में फोकस के डायरेक्शन में आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। सेम केस कॉन्केव में भी रहेगा, सेम केस कॉन्वेक्स में भी रहेगा। ये देखो, फोकस की डायरेक्शन में आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चलेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट वन, यस, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी, यस, सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। हाँ, सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करें, पॉइंट एम अगेन, तो इस पॉइंट पर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसको आपको पॉइंट सी से मिलाना पड़ेगा। अब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल की ही डायरेक्शन में आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? जीरो। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? जीरो, डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आएगी तो वो अगेन सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम केस इन कॉन्केव मिरर एज वेल एज इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हम लास्ट रूल की बात करें। यस, लास्ट रूल क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे पोल पर कोई थीटा एंगल पर आएगी या किसी भी एंगल पर आएगी, आई अपन मान के चलते भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो सेम एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। बहुत बेसिक चीज है कि अगर वो मान के चलो आई के बजाय मैं यहाँ पर थीटा यूज कर लेता हूँ, अगर थीटा एंगल पर आएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? थीटा होगा। यस, थीटा एंगल से जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट फॉर कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इजी है। अब हम मेन चीज पर आते हैं अगेन। इसमें आपको डायग्राम बनाने की बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यस, आपको बार बार बना के देखना पड़ेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो क्लियर होगी, आपको भी क्लियर होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। यस, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो अब हम देखते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होगा। ठीक है, तो देखो भाई, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है इनफाइनाइट पर, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1। यस, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन कौन सा रूल यूज हुआ है वो भी आपको क्लियर रहेगा यहाँ पर। R1, रूल 1, कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक तो ये वाली है, दूसरी ये वाली, दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और हमको ये पता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज, यानी इमेज हमारी बनेगी फोकस पर। देखते हैं इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला पोजीशन, ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? तो इमेज बनेगी फोकस पर, तो पोजीशन एट फोकस कैसी बनेगी? छोटी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी हाइट बहुत कम रहेगी, नेग्लिजिबल रहेगी। सो साइज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज हम बोल सकते हैं। थर्ड, नेचर, क्या रियली मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे? यस, तो इसको हम बोलेंगे रियल। यस, एंड इन्वर्टेड, जब भी रियल इमेज बनेगी तो हमेशा वो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, यस, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों केस में जब भी रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड होगी, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमेशा इरेक्ट होगी। तो नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट मीन्स रियल बनेगी और उल्टी दिखाई देगी वो। नेक्स्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर
के बियॉन्ड रखा है। देखो हम क्या करेंगे, अभी हमने पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, यस इनफाइनाइट पर। अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे और हम हमारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पर था, अब हमने उसको और पास में लिया है और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू रूल 1, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे आई यहां से और आफ्टर रिफ्लेक्शन यस ये फोकस से जा रही है। रूल नंबर 3 हमारा ये था, जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आएगी, यस सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, सेम डायरेक्शन में वापस चले जाएगी। यस तो अब हम देखते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करेगी ए डैश। तो ए का जो इमेज बनेगा वो ए डैश बनेगा और बी का जो इमेज बनेगा वो बी डैश बनेगा। देखो इंसिडेंट रे यहां से भी आएगी बी से और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पी पॉइंट पर नॉर्मल के लिए हमको सी से मिलाना पड़ेगा, तो ये खुद ही नॉर्मल है ना, तो सेम डायरेक्शन में वो रिट्रेस होगी। चलो तो इसमें हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज होता है। ओके इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। पोजीशन बताओ, पोजीशन इसका जो रहेगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। साइज कैसा रहेगा? साइज इसका रहेगा डिमिनिश्ड। देखो ऑब्जेक्ट जो ए बी है उसका हाइट देखो और इमेज का हाइट देखो, तो इमेज की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली स्मॉल है, डिमिनिश्ड है। सो साइज इज डिमिनिश्ड। नेचर क्या रियल में मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे? हाँ, तो जो नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास में लाएंगे, ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस अकॉर्डिंग टू रूल 1 इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। अकॉर्डिंग टू रूल 2, यस रूल नंबर 2, अगर इंसिडेंट रे फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, दोनों यहां पर आके इंटरसेक्ट करेगी। और हम यहां पर देख रहे हैं ये जितना हाइट है ऑब्जेक्ट का उतना ही सेम हाइट इमेज का भी है। सेम हाइट इमेज की भी होगी यहां पर। तो देखते हैं फॉर्मेशन क्या होगा। पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और साइज कैसा रहेगा? सेम साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। यस इसका नेचर कैसा रहेगा? रियल में मिल रही है और उल्टी भी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख रहे हो, देखो एक बार और मैं आपका फोकस चाहता हूं इधर, सुनो ध्यान से समझना। हाँ, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज पास में बनी और छोटी बनी, हाईली डिमिनिश्ड थी। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट पास में लाए, इमेज थोड़ी सी, इमेज का साइज जो पहले पॉइंट साइज था थोड़ा सा बढ़ा। यस उसके बाद में ऑब्जेक्ट को और पास में लाए, इमेज का साइज और बढ़ा, अब सेम साइज की हो गई। यस फोर्थ केस में अगर देखेंगे तो देखते हैं ऑब्जेक्ट और पास में ले आए, इमेज और दूर चलेगी और साइज अब उससे भी बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से भी साइज बड़ा हो गया, है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आएगा वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी और उसका साइज भी बढ़ते जाएगा, कंपैरेटिवली बढ़ते जाएगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 3, इफ इंसिडेंट रे विल कम इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, सेम डायरेक्शन में वापस जाएगी। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरी ये, दोनों कहां पर इंटरसेक्ट हो रही? यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है। इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इसकी जो पोजीशन है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। साइज कैसा है? यस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा साइज हो गया है अब, दैट मींस एनलार्ज्ड। एंड थर्ड वन दैट इज सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें हमारा रूल 1 एंड रूल 3 यूज हुआ है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर में फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। यस तो ऑब्जेक्ट जब भी फोकस पर होगा, है ना, तो रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा?
इंसिडेंट रे जो पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से, और रूल 3 के अकॉर्डिंग अगेन R3 है ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आएगी इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये है कि दोनों रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं और पैरेलल रे हमेशा हमको इनफाइनाइट पर ही मिलेगी, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो पोजीशन दैट विल बी एट इनफाइनाइट। अब बहुत दूर जाके बनेगी तो वो डेफिनेटली बड़ी बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जाएगी उस प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो साइज इज हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर की अगर हम बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। सिक्स्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ओके यस, अब ऑब्जेक्ट को हम और पास में ले आए हैं, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ले आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रूल 3 की। इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, यस पाथ को रिट्रेस करेगा। और रूल नंबर 4, यस रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर वो किसी एंगल पर इंसिडेंट रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ एंगल थीटा बनाएंगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम रहेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो एक रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरी है, दोनों आप अगर आगे बढ़ाओगे तो कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो डाइवर्जिंग फॉर्म में है, दोनों दूर जा रही है। तो आपको अगर उनको इंटरसेक्ट करवाना है तो आपको एक रिवर्स डायरेक्शन में पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके हमारी इमेज हमको फॉर्म होगी। तो अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, है ना, जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, यस देखो बड़ा साइज मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज ए डैश बी डैश, डेफिनेटली ए डैश बी डैश का साइज ए बी से ज्यादा है। और नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, ये रियल नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है। ओके लेट मी करेक्ट इट। यस नेचर इज नॉट रियल एंड इन्वर्टेड, यस क्योंकि ये रियलिटी में नहीं मिली, ये तो पीछे है ना। तो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस एक ही ऐसा केस है जिसमें इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी भी बन रही है, बाकी सब में हमेशा उल्टी बन रही थी। ओके तो इस प्रकार हमने पूरे 6 केस कंप्लीट कर लिए, ये उसका शॉर्ट है। आप एक बात ध्यान रखो यहाँ पर जो काम की चीज़ है कि कॉन्केव मिरर के केस में 5 केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बट एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वो कौन सा केस, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, जैसा हमने यहाँ पर किया था, फोकस यहाँ पर था और पोल यहाँ पर था। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो बहुत इजी है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो अगेन इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट, यस तो रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होगी और इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर होगा, एफ पर होगा। तो इमेज बनेगी हमारी एफ पर। पोजीशन एट फोकस, साइज हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड नहीं रहेगा यहाँ पर, हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी यहाँ पर एनलार्ज्ड नहीं रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। यस यहाँ पर जो साइज रहेगा वो डिमिनिश्ड रहेगा। देखो ना इसका प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट देखना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिल रहा है तो पॉइंट साइज होगा या हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करेगा, कभी भी रियल फॉर्म नहीं करेगा। सेकेंड केस एंड लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर हम बात करते हैं अगेन, लेट मी चेंज द कलर। हाँ चलो यहाँ पर कौन सा रूल यूज हुआ फर्स्ट केस में वो भी मैं बता दूं। पैरेलल वाला है तो केवल रूल 1 से ही हमारा काम हो गया है। इस केस में हम देखते हैं तो फर्स्ट रूल जिसमें रे पैरेलल आएगी और थर्ड रूल जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी, है ना। तो देखो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। फिर सेकेंड केस जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी सो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। रिफ्लेक्टेड रे एक ये वाली है, दूसरी ये वाली है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी,
यस, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी यहाँ पर भी। तो पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल, देखो जो इमेज बन रही है वो पोल और फोकस के बीच में बन रही है। साइज कैसा है? छोटा है। ऑब्जेक्ट ए बी का साइज बड़ा है और ए डैश बी डैश का जो इमेज का साइज है वो छोटा है। नेचर की बात करें वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस, पीछे बन रही है, सीधी बनेगी बट वर्चुअल बनेगी। इसका अगर हम एक टेबल फॉर्म में देखें तो देखो दोनों इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है। कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली क्या डिफरेंस है या हमको क्या ध्यान में रखना हो चाहिए उसकी बात करें। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कि कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर। देखो दोनों इंसिडेंट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही है, इट इज ए कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर रहा है और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज कर रहा है। पैरेलल रे को क्या कर रहा है? डाइवर्ज। तो अगेन सभी एक साथ, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। कॉनकेव मिरर कवर स्मॉल एरिया। हाँ, कॉनकेव मिरर कम एरिया कवर करता है बट साइज को बढ़ा देता है। यस, सो कॉनकेव मिरर कवर स्मॉल एरिया बट कॉन्वेक्स मिरर कवर लार्ज एरिया। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लार्ज एरिया, इसलिए हम व्हीकल में स्पेशल यूज करते ताकि पीछे कितना क्राउड है हम ये देख सके। ओके, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेज। मैग्निफाइड हम बोल सकते हैं और डिमिनिश्ड दोनों टाइप की इमेज बनाता है। बाकी कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा डिमिनिश्ड इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी मैग्निफाइड इमेज नहीं बनेगी। यस, तो मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर 1/v + 1/u = 1/f। f फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इमेज डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है जो मैग्निफिकेशन का है। यस, अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए सो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और कैलकुलेशन के बाद में अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और बात बता दो, इनका डेरिवेशन अभी 10th के सिलेबस में नहीं है, 12th में आपको डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो एक बहुत सिंपल फंडा है रिफ्रैक्शन के पीछे, बेंडिंग ऑफ लाइट। बस रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक। हाँ, एक बार वापस याद रखना है हम सभी को, रिफ्लेक्शन की बात हो तो बाउंसिंग बैक याद रखना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन दैट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। हाँ, इसमें लाइट बेंड होती है। यस, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? When light passes from one medium to another medium, it bend at common boundary of both medium. Yes, it bend at common boundary of both medium. This phenomena is called what? Refraction of light. देखो, अब एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मान के चलो कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब रखी हुई है। यस, ग्लास स्लैब रखी हुई है और इस पॉइंट पर नॉर्मल हमारा है ये, एक इंसिडेंट रे यहां पर आएगी। यस, तो यहां पर दो फिनोमिना हो सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। हाँ, किधर की तरफ बेंड होगी डियर? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। यस, बट जब उल्टा होगा, मान के चलो कि यहां पर अगेन सेम ग्लास स्लैब है ना, बट अब लाइट यहां से एंटर कर रही है, इंसिडेंट रे ये है। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, क्योंकि ग्लास स्लैब है तो ये कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। और ये वाला मीडियम कौन सा होगा? दिस विल बी रेयर मीडियम। यहां पर एयर है इसलिए रेयर। तो जब भी इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यस, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, एक बार रिपीट करेंगे सभी। When light passes from one medium to another medium, it bend at the common boundary of both medium. This phenomena is called what? Refraction, है ना। Bending of light is called refraction, और reflection की बात करें तो bouncing back of light is called reflection.
सेम चीज यहां पर मैंने लिखी हुई है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो जब ये रेयर से डेंसर गई है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। हाँ, उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण की अगर हम बात करें तो एक सिंपल कारण है, हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है, इसके कारण बेंडिंग हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, यस, हर एक मीडियम में अगर हम बात करें कि जैसे हम बात करते हैं कि एयर, वाटर, और तीसरी बात करें अगर ग्लास की, यस, है ना, तो हर एक में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। यस, अगर हम बात करें कि इधर एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, फिर बाद में हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है मीडियम होगी, और यहाँ पर ग्लास में, तीनों के कंपैरिजन में अगर देखे जाए तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, इसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग इसी के कारण होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तब क्या फिनोमिना होता है, अब हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यस, चलो, तो देखो ये एक इंसिडेंट रे है, ए इज एन इंसिडेंट रे। यस, ए यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, देखो ये आई, यस ये आ रही है, ठीक है सर। उसके बाद में चूंकि वो एयर से ग्लास में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, है ना, ये सीधी लाइन तो ये है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यस, जैसे ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी फिर ये दूसरी सरफेस पर पहुंच जाएगी। अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, ये है ग्लास, और यहाँ पर अगेन क्या है, एयर। जब वो वापस ग्लास से एयर में जाएगी तो वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो ये इमरजेंट रे होगी। यस, ये जो ए है ये इंसिडेंट रे है, ई एफ रिफ्रैक्टेड रे, हाँ क्योंकि ये उसके अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, और एफ एन इट विल बी द इमरजेंट रे, है ना। अब यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट रे है इसी को हमने इधर आगे बढ़ाया, यस, ये इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, और इमरजेंट रे को देख रहे हैं तो दोनों पैरेलल जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, है ना। यहाँ पर अगर आप बात करो ई एम लाइन, देखो जो इंसिडेंट रे की लाइन है, और दूसरा हम बात करें एफ एन, यस, तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है इट इज कॉल्ड व्हाट, lateral displacement। yes, separation between incident and emergent ray is called lateral displacement। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने इसके पहले मिरर के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जैसे वो इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो मैं यहां पर आपको एक डायग्राम शो कर देता हूं, ये मान के चलो ये बाउंड्री है, ऊपर कोई सा मीडियम है, मान के चलिए वो एयर है, और नीचे है अपना ग्लास। यस, कौन कौन सी रे रहेगी, सबसे पहले इंसिडेंट रे आई, जहां पर आएगी वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि वो एयर से ग्लास में, दैट मीन्स रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, नीचे की तरफ बेंड होके ऐसे चले जाएगी। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो नीचे वाली रे होगी इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहां पर देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बहुत सिंपल लॉ है। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant which is called refractive index। देखो साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा है आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट मीन्स साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है आर। इन दोनों का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इन दोनों का जो भी रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट वन है ना। यस, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे अभी हम, ठीक है। चलो, तो अपना अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड पर मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स ए मेजर ऑफ एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताती है, या चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट कम होगी। अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी है जो बेंडिंग ऑफ लाइट को शो करती है। हाँ, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट और चेंज इन स्पीड। ये बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बताएगी या चेंज इन स्पीड के बारे में बताएगी। बोर्ड्स में डेफिनेशन लिखना हो तो आपको ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं लिखना है, नीचे वाली, यस ये वाली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वैसे एयर में वैक्यूम से कम स्पीड होती है, बट हम एयर में लगभग वैक्यूम के इक्वल मानेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में देखा जाए तो यहां पर लिखेंगे हम n इक्वल टू, n रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, स्पीड ऑफ लाइट ऑन इन एयर का सिंबल रहेगा c, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का सिंबल रहेगा v। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम तब यूज करते हैं जब एयर के अलावा दो मीडियम की बात करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम ग्लास और वाटर इंटरफेस की बात करेंगे, यस, तब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, या वाटर और हनी अलग अलग मीडियम की बात करेंगे तब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है, यस, वो हमेशा एयर के कंपैरिजन में हम बात करते हैं। बट जब भी एयर के अलावा दो मीडियम होंगे तब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक हमको साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको वहां पर बोले कि व्हाट इज सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसका हम सिंबल यूज करेंगे N12। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू N12 का फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दैट मीन्स N1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 N2। अब हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। दैट मीन्स वी कैन से दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहां से हम अगर बात करें, अगर वेलोसिटी का रेशो या स्पीड ऑफ लाइट का रेशो पूछे तो n1/n2 के इक्वल में आएगा v2/v1। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को लेकर बहुत टेंस्ड रहते हैं, उनको ऐसा समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो अगर एक भी कोई सा मीडियम एयर हुआ तो आपको एक फॉर्मूला ये यूज करना है C/V, और अगर उसके अलावा और भी कोई से दो मीडियम आए एयर को छोड़कर तो आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा यूज कर सकते हो। ये अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यस, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस एंड सेकंड इज दिस। लेंस की बात करते हैं। अब हमने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट किया, अब हम अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि लेंस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ ग्लास। नहीं, कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यस, और उसकी अगर एक भी सरफेस कर्व्ड हुई तो हम उसको लेंस की कैटेगरी में लेंगे। सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड लेंस। बात करते हैं कितने टाइप के लेंस होते हैं। तो एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होगा कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन विच इज थिकर एट मिडिल। यस, देखो इधर, द लेंस विच इज थिकर एट मिडिल, देखो बीच में मोटा एज कंपेयर टू द एंड्स, और एंड पर कंपेरेटिवली क्या रहेगा? पतला। यस, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या सर ये भी कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आएगा? हाँ, ये भी बीच में मोटा और एंड पर पतला। क्या ये भी कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आएगा? यस, है ना, एंड्स पर पतला और बीच में मोटा, ये तीनों कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आएंगे। इनके अलग अलग नेम है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। यस, क्योंकि इसके दोनों सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है। इसका एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसका एक कॉनकेव है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, और एक उभरा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये तीनों कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आएंगे, बस थोड़ा सा नेम जो है वो डिफरेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस इज थिनर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एंड, दैट मीन्स बीच में पतला और एंड्स पर मोटा। बहुत बेसिक कॉनकेव लेंस ये रहा। दोनों तरफ से आप देखोगे तो कॉनकेव सरफेस है और बीच में पतला, एंड पर मोटा। क्या ये भी कॉनकेव लेंस की कैटेगरी में आएगा? हाँ। और तीसरा, ये भी कॉनकेव लेंस की कैटेगरी में आएगा, बीच में पतला और एंड पर मोटा। इसको हम बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों तरफ से कॉनकेव सरफेस शो हो रही है। इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी प्लेनो कॉनकेव लेंस। और जो थर्ड कैटेगरी है, इसका एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। रूल्स की बात करें तो रूल जैसे हमने वहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यूज किया था, सेम रूल यहां पर सिमिलरिटी है इसमें। सबसे पहला रूल कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं या ऑप्टिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है वो ये कि जब भी लेंस की बात करेंगे हम, यहां पर जब भी लेंस की बात करेंगे तो हमेशा यहां पर दो फोकस रहेंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस रहेंगे, क्योंकि जो लेंस है, यस, उसमें दो कर्व्ड सरफेस है। तो जैसे अगर हम इधर कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात करें तो इसके लिए फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और इस सरफेस के लिए फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। तो हमेशा दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ए रे इज पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, अगर कोई सी भी रे ऑप्टिक एक्सिस, ये जो एक्सिस है जिसको हमने मिरर में नाम दिया था प्रिंसिपल एक्सिस, वही यहाँ पर हम ऑप्टिक एक्सिस नाम देंगे।
तो अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉनकेव के केस में अगर ये पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, फोकस से आती हुई अपीयर होगी। रूल 2 की बात करें तो सेम जैसे वहां पर हमने रूल 2 यूज किया था कि अगर इंसिडेंट रे फोकस के डायरेक्शन में आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। सेम फॉर कॉनकेव लेंस, अगर इंसिडेंट रे फोकस के डायरेक्शन में आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। थर्ड की बात करें, बहुत इजी है। जब भी रे ऑप्टिक सेंटर, ये जो लेंस होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ओ। ओ रिप्रेजेंट व्हाट? ऑप्टिक सेंटर। तो जब भी इंसिडेंट रे ऑप्टिक सेंटर के डायरेक्शन में आएगी तो वो डेविएट नहीं होगी और सीधी की सीधी आगे निकल आएगी। देखो, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, इसमें कोई इसका पाथ चेंज नहीं होगा। हम अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेंस का, देखते हैं। अगेन रूल 1 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब भी पैरेलल आएगी रेज तो हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, F2 फोकस से पास होगी। एक और चीज यहां पर मैं बता दूं कि जो फोकस है वो दो फोकस F1 F2 और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 C2 उसी को हम 2F1 भी नाम देते हैं। 2F1 और 2F2 आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो उन्होंने जो इमेज फॉर्मेशन के लिए पॉइंट्स यूज किए वो C1 के बजाय 2F1 और 2F2 यूज किया है, C2 के बजाय 2F2 यूज किया है। तो बहुत इजी है। पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट रे जब अपना ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो सभी रिफ्रैक्टेड रे कहां पर इंटरसेक्ट की थी? फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? F2। नेचर ऑफ इमेज रियलिटी में मिल रही है इसलिए हम इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की बात करें तो देखो बहुत छोटा साइज है, दैट मीन्स वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड, या हम इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज। सेकंड की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, धीरे धीरे जैसे हमने मिरर में ऑब्जेक्ट को पास में लाए थे और हमने ऑब्जर्वेशन किया था, सेम यहां पर भी हम ऑब्जेक्ट को पहले इनफाइनाइट पर रखा, फिर बियॉन्ड 2F1 रखेंगे, फिर 2F1 पर रखेंगे, फिर F1 2F1 के बीच में रखेंगे, धीरे धीरे पास में लाएंगे हर एक केस में। तो इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2F1। अकॉर्डिंग टू रूल 1 हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होती हुई जाएगी। अकॉर्डिंग टू रूल 3 इफ इंसिडेंट रे विल कम इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक सेंटर इट विल नॉट डेविएट एंड इट विल पास एज इट इज। यस, सीधी जाएगी। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये जो पॉइंट ए है इसकी इमेज ए डैश यहां पर बनेगी, पॉइंट बी है उसकी इमेज बी डैश यहां पर बनेगी। एक ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, देखो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन 2F2 एंड F2। दूसरा नेचर ऑफ इमेज रियल में मिल रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट की साइज से जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। यस, सो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या इसको हम डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। थर्ड में अब हम इसको 2F1 पर रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 इंसिडेंट रे विल कम पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस F2 से जाएगी। रूल 3 इफ इंसिडेंट रे विल कम इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक सेंटर इट विल पास एज इट इज। यस, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि पोजीशन ऑफ इमेज 2F2 एट 2F2 नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो AB और A डैश B डैश दोनों का साइज सेम है। सेम टू सेम केस कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी इमेज, उसके सिमिलर है। फोर्थ पोजीशन, अगेन हम ऑब्जेक्ट को और पास में ले आए हैं। लास्ट केस में हमने 2F1 पर रखा था, अब हम उसको रखेंगे F1 और 2F1 के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 की अगर हम बात करें तो पैरेलल जब रे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाएगी फोकस से F2 से, और दूसरी अगर ऑप्टिक सेंटर के डायरेक्शन में आएगी तो एज इट इज पास होगी। अगेन रूल 1 एंड रूल 3
ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, गेस करो जल्दी से। यस, हम इसको बोलेंगे बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। अगर हम नेचर की बात करें, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज बताओ, डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड। यस करेक्ट, एनलार्ज्ड, यस, है ना, क्योंकि देखो ए बी के कंपैरिजन में, यहां पर भी आएगा, ए बी के कंपैरिजन में ए डैश बी डैश का साइज बड़ा है, दैट मीन्स इमेज का साइज बड़ा है। सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट 2f2 और बियॉन्ड 2f2, सॉरी बियॉन्ड 2f2, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट या एनलार्ज्ड। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। यस, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब ऑब्जेक्ट चाहे मिरर हो या लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी, ये हमेशा हमको याद रखना है। तो इसमें अब हमने फोकस पर रखा है ऑब्जेक्ट को। अकॉर्डिंग टू रूल 1, एक रे पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन f2 से जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू रूल 3, जब भी इंसिडेंट रे ऑप्टिक सेंटर के डायरेक्शन में आएगी, सीधी की सीधी आगे निकलेगी। हम देखते हैं, मुझे बताओ अब ये रिफ्रैक्टेड रे कहां पर जाकर मीट होगी, इनफाइनाइट पर, करेक्ट। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इट इज एट इनफाइनाइट, यस, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका जो साइज होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा। और लास्ट केस, सिंपल माइक्रोस्कोप, या आप हम बोलते हैं, हम डेली यूज में यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यस, ये वही वाला केस है। हम मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट को और पास में ले आए हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o, सो अकॉर्डिंग टू रूल 1, if incident ray parallel, after refraction it will pass through the f2, and according to rule 3, if incident ray will come in the direction of optic center, it will pass as it is। ओके, तो आप ये देख रहे हो, ये जो अपनी एक रिफ्रैक्टेड रे 1 और रिफ्रैक्टेड रे 2 है, ये डाइवर्जिंग फॉर्म में जा रही है, दैट मीन्स दूर दूर जा रही है, तो कभी आपस में नहीं मिलेगी। इनको इंटरसेक्ट करवाना है तो आपको इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो यहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा। यहां पर हम देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज देखें तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। नेचर की बात करें, रियलिटी में नहीं मिल रही थी, हमने पीछे बढ़ाने पर मिलाया, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल, और सीधी बन रही है। सो व्हाट इज द नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, यस, आप देखोगे a dash b dash इज ग्रेटर देन ab, दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड। सेम टू सेम इमेज फॉर्मेशन, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तब भी सेम चीज होगी। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी अकॉर्डिंग टू रूल 1, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, यस। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर, f1 पर। नेचर रहेगा, देखो आगे बढ़ाने पर तो वो दूर दूर जा रही थी, यस। कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, है ना, ये भी हमको याद रखना है। एंड कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। सो नेचर ऑफ इमेज अगर देखा जाए तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर मिलाना पड़ रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज, बहुत छोटा साइज, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बनेगा। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट और इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिक सेंटर के बीच में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से देखना। पहला, जब इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, f1 अकॉर्डिंग टू रूल 1। अकॉर्डिंग टू रूल 3, yes, if incident ray will come in the direction of optic center, it will pass as it is। आगे बढ़ाने पर तो कभी नहीं मिलेगी क्योंकि डाइवर्जिंग फॉर्म में है, तो बाय डिफॉल्ट हमको इसको पीछे ही बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाने पर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों रिफ्रैक्टेड रेस, तो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f1 एंड o, यस। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। देखो a dash b dash इज लेस देन ab। अगर हम देखें इधर
तो कॉन्केव लेंस हमेशा देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए द लेंस विच फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सो आंसर इज ऑलवेज कॉन्केव। यस, ओके। कॉन्वेक्स केवल एक केस है, लास्ट केस, सिक्स्थ केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखा था, तब केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही थी, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। फॉर्मूले की बात करें तो पहला आता है लेंस फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि अगर मिरर फॉर्मूले की बात करें तो वहां पर 1/v प्लस 1/u आता है। लेंस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन की बात करें, सेम फॉर्मूला, द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर लास्ट मिरर के केस में भी हमने देखा था, मैग्निफिकेशन का मिरर के केस में फॉर्मूला था hi/ho, सेम यहां पर भी है, वहां पर -v/u था। हाँ, और अगर लेंस फॉर्मूला की बात करें तो वहां पर 1/v प्लस 1/u था। बस एक डिफरेंस, आप डिफरेंस के फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो। मिरर की बात करेंगे अगर, तो उसमें प्लस लगेगा बीच में, और अगर मैग्निफिकेशन में हम मिरर की बात करें, यस, मिरर के केस में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो यहां पर माइनस और लेंस के फॉर्म में रहेगा प्लस। सेम कॉन्सेप्ट जो वहां पर बताया था, सेम यहां पर भी। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज सीधी बनेगी, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज उल्टी बनेगी, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे लास्ट टॉपिक की बात करें अब हम, पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो बहुत सिंपल लगता है कि हाँ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर मिल जाएगा, बट एक्चुअल में पावर क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। इन रियलिटी पावर रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ बेंडिंग। देखो इधर, ये एक मोटा लेंस है, यस, तो इसमें देखो मोटा लेंस होगा, तो जब इसमें आप पैरेलल रेज ले जाओगे तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, यस। और एक मैं पतला लेंस यूज़ कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली थिन लेंस। अगर सेम पैरेलल रेज यहाँ पर भी आप ले जाओगे तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग कम होगी, इसके कारण इसका जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखो, इसका फोकल लेंथ, फोकस यहाँ पर था, बट इसका फोकस यहाँ पर है। तो जितना मोटा ग्लास होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा और फोकल लेंथ कम, और जितना पतला ग्लास होगा, यस, पावर उतनी कम और फोकल लेंथ ज़्यादा, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो पावर आल्सो रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ बेंडिंग, अमाउंट ऑफ बेंडिंग। अगर बेंडिंग ज्यादा दैट मीन्स पावर ज्यादा, अगर बेंडिंग कम दैट मीन्स पावर कम। P इक्वल टू 1/f। यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो डायोप्टर होता है। इसमें एक कंडीशन है, डायोप्टर यूनिट आप तभी लिख सकते हो जब आपका जो फोकस है वो मीटर के फॉर्म में हो। सेंटीमीटर से पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में आप कैलकुलेशन करोगे तब आपका जो पावर का यूनिट होगा वो डायोप्टर होगा। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल आल्सो बी पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कि जैसे कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो कॉन्केव लेंस की पावर भी नेगेटिव होगी। तो इसी के साथ हमने लाइट जो चैप्टर है वो फिनिश किया है। मैं जल्द ही आपको एक और वीडियो अपलोड करूंगा मैं मेरे चैनल पर, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन पूरे लाइट से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें हर टाइप की वैरायटी कवर रहेगी। अगर आप वो 30 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपसे एक भी बोर्ड का क्वेश्चन मिस नहीं होगा लाइट चैप्टर से रिलेटेड। चलो, तो इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।